स्वागत है आप सभी का फिर से टू द पॉइंट एकेडमी में। और आरएस प्री और मेंस दोनों की कंबाइंड स्टडी हम कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने भाग 1 और भाग 2 में राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं थी उनको हमने देखा, और उससे आप जो भी संभावित प्रश्न हैं वो किसी टेस्ट सीरीज से हल करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके बाद हम उसी श्रृंखला में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम यहाँ मोटा मोटा रूप से जो राजस्थान से संबंधित है या जो जिनमें राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है उन्हीं का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो है क्या, यदि हम देखें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत तो यह है क्या? पुरातात्विक स्रोत यानी क्या है? इतिहास में बनाई गई इमारतें, स्तंभ, मंदिर, मकान, जिनका निर्माण भी पुराने समय में हुआ है, चाहे वो मंदिर हो, कोई स्मारक हो, कोई स्तंभ हो, ठीक है, या कोई कलाकृति हो, जिससे अपने को उस समय के बारे में अंदाजा लगे। पहली चीज तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं निर्मित, ठीक है, ये इमारतें, मंदिर, स्तंभ, कोई भी कलाकृति, इससे अपने को उस काल की एक तो अवधि का पता चलता है कि कब बनी है ये, ठीक है। इसके अलावा उस समय की सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनैतिक जीवन के बारे में अपने को पता चलता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम, एक तो अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा हम अध्ययन करेंगे ताम्रपत्रों का, और तीसरा हम अध्ययन करेंगे सिक्कों का, ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। और ये पुरातात्विक स्रोत अपने को प्राप्त कहां से होते हैं? अधिकतर संदर्भों में ये अपने को प्राप्त होते हैं खुदाई से। हम सब जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, अंग्रेजों के काल में। और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो थे कनिंघम, ठीक है। उसके बाद विद्वानों ने खुदाई शुरू की और विभिन्न चीजें अपने को समय समय पर मिलती रही, जिससे अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। राजस्थान में जो है ये काम किया एक A.C.L. कार्लाइल ने। राजस्थान में ये काम किसने किया? A.C.L. कार्लाइल ने, ठीक है। 1871 ईस्वी के आसपास राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का काम किया, पुरातत्व सर्वेक्षण का काम किया। समझ में आया? यहां हमने पहले पढ़ा है कि कई सारे शैलाश्रय भी मिले हैं, ठीक है। ये कैसे जानकारी मिलती है कि उन शैलों में, यानी उन चट्टानों की गुफाओं में
कई सारे चित्र मिले हैं। इससे समझ में आता है कि उस समय यहाँ कोई न कोई निश्चित रूप से व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, वो अपने को कहाँ कहाँ से मिले हैं ये अपने पहले देखा है, वापस देख लेते हैं। देखो, छाजा है ना, बूंदी से मिले, आलनिया कोटा से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने को विराटनगर से मिले हैं, प्लस सोहनपुरा से मिले हैं। सोहनपुरा सीकर में है। और इसके अलावा अपने को मिले हैं हरसोरा अलवर से, हरसोरा अलवर से। ठीक है, अब इन अभिलेखों का जो भी अपने को मिले हैं वो महत्व क्या है, इन अभिलेखों का महत्व क्या है। पहली चीज, तत्कालीन समय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। उपलब्धियां, अब वो उपलब्धियां जो है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भी हो सकती है। यानी वो उपलब्धियां किसी राजा की भी हो सकती है और किसी समाज की भी। ठीक है, तो उन उपलब्धियों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। प्लस शासन प्रणाली के बारे में हमको जानकारी मिलती है, शासन प्रणालियों के बारे में कि किस तरह का राज्य था, लोकतंत्र था, राज्यतंत्र था, राजा का चुनाव कैसे होता था। ठीक है, जैसे अशोक का हमने देखा है ना, कैसे कैसे प्रकार के जो है वो अधिकारी रहते थे, है ना, सामंत क्या करते थे। तो ये सारी शासन प्रणाली जो है इनकी जानकारी अपने को मिलती है। और तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी तो अपने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो उस काल के अभिलेखों की भाषा क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो प्रारंभिक लेख मिले हैं, प्रारंभिक जो लेख मिले हैं अपने को, जो सबसे शुरुआत में मिले हैं, उनकी भाषा तो अपने को मिली है प्राकृत भाषा। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में हम देखें तो मध्यकाल में अपने को संस्कृत के लेख मिले हैं। ठीक है, फिर संस्कृत प्लस उसके बाद हम देखें तो राजस्थानी के भी लेख मिले, राजस्थानी भाषा में भी लिखे हुए हैं। उसके बाद राजस्थानी के बाद जब मुगल आ गए तो उसके बाद हमें फारसी में भी लेख मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा रूप से अपने को समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं सबसे पहले अभिलेख की ओर, वो है बड़ली का लेख। ठीक है, बड़ली का लेख। बड़ली का लेख अपने को कहां से मिलता है? ये बड़ली का लेख अपने को मिलता है अजमेर से। ये राजस्थान का संभवतः सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये 443 ईस्वी पूर्व का है, सबसे पुराना अभिलेख। ये कहाँ मिला था? भिलोत माता के मंदिर में, भिलोत माता के मंदिर में। और अभी कहाँ है? शायद ये अभी ये अजमेर संग्रहालय में, अजमेर संग्रहालय में, राइट, अजमेर संग्रहालय में। इसकी लिपि जो है, इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो सबसे पुराना है, सबसे पुराना लेख है, भिलोत माता के मंदिर में मिला है, लिपि ब्राह्मी है, अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, सेकंड हमें मिलता है भाबरू का लेख। भाबरू का लेख, भाबरू का लेख ये कहां से मिला अपने को? ये अपने को मिला है बेराट से।
इसे विराटनगर भी कहते हैं, बेराट से, है ना, बीजक की पहाड़ी से, बीजक की पहाड़ी से अपने को मिला। इसको कैप्टन बर्ट ने खोजा। किसने खोजा इसको? कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा। यहां से अपने को सम्राट अशोक का लघु शिलालेख भी मिलता है, ठीक है, लघु शिलालेख। और उस शिलालेख में जो है वो बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करता है और इसमें बौद्ध त्रिरत्न का उल्लेख है। बौद्ध त्रिरत्न का उल्लेख है। ये कौन कौन से हैं त्रिरत्न? संघ धर्म है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो ये बापू का लेख अपने को यहां से मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख ये लगभग 200 ईस्वी पूर्व का लेख है। कब का है? 200 ईस्वी पूर्व का लेख है। ये अपने को मिलता कहां से है? ये अपने को मिलता है चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ के गोसुंडा गांव से अपने को यह मिलता है। देखो इसकी लिपि भी है ब्राह्मी। प्राचीनतम जो भी लेख हैं उनकी लिपि अपने को कौन सी मिली है? ब्राह्मी लिपि है। और भाषा, भाषा क्या है? संस्कृत। लिपि और भाषा दोनों अलग है। लिपि जिसमें हम जैसे अब देवनागरी में लिखते हैं, भाषा हिंदी है, तो लिपि इसकी जो है ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है। यहां से अपने को क्या मिलता है? भागवत धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म के बारे में अपने को यहां से उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी अपने को यहां से मिलती है। संकर्षण देवताओं का उल्लेख है इसमें, ठीक है, और अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है। घोसुंडी के लेख में अपने को मिलता है, ठीक है। ये हम आरएस के सिलेबस में अपना इतिहास में जो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय, एक विषय प्रमुख धार्मिक संप्रदाय, इसमें हम पंचव्यूह की अवधारणा पढ़ेंगे। जो वासुदेव और उनके संबंधी है ना 5, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वहां अपन इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेख देखते हैं। नेक्स्ट अपना है नांदसा। नांदसा लेख ये मिला है भीलवाड़ा से। ये भीलवाड़ा में मिला है, ठीक है। 168 ईस्वी का ये लेख है, ठीक है। इसमें पौराणिक यज्ञों का उल्लेख है। पौराणिक यज्ञों का उल्लेख है। किसी राजा सोम का उल्लेख है। और वो राजा सोम कौन है? सुरा, मदिरा। सभी औषधियों में जो राजा कौन होता है? सोम, इसे माना है, ठीक है। इसके बाद हम देखें मंडोर। मंडोर का जो लेख है वो कहां से मिला अपने को? अपने को जोधपुर से मिला, ठीक है। इसमें
गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक की वंशावली मिलती है। गुर्जर प्रतिहार शासक था बाउक, उसकी वंशावली अपने को इस लेख से मिलती है। नेक्स्ट अपना मानमोरी का लेख, मानमोरी का लेख ये कहां से मिला अपने को? मानसरोवर झील से, चित्तौड़ की जो मानसरोवर झील है उससे मिलता है। ये कहाँ है? ये है चित्तौड़, मानसरोवर झील, ठीक है। वहां से अपने को ये उल्लेख मिलता है। और ये सबसे पहले मिला था टोड को, कर्नल टोड को मिला था। और कर्नल टोड जो है इसको ऐसा मानते हैं कि इसको इंग्लैंड ले जा रहा था और उस जाते समय समुद्र में कोई तूफान वगैरह आया और उसके चलते इस मानमोरी के लेख को जो है वो समुद्र में डालना पड़ता है, ठीक है, डाल दिया गया था। इसमें समुद्र मंथन की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है इसमें। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ का जो निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया था, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा, उसका उल्लेख भी अपने को इस मानमोरी लेख में मिलता है। इसका जो रचयिता है वो है पुष्प, ठीक है। और ये प्रशस्ति किसने लिखी थी? शिवादित्य ने, इसका उल्लेख भी अपने को मिलता है। रचयिता है पुष्प और ये प्रशस्ति शिवादित्य ने लिखी थी। नेक्स्ट है सारणेश्वर का लेख, सारणेश्वर का लेख ये है 953 ईस्वी, 10वीं सदी का ये लेख है। कहां से मिला? उदयपुर से, उदयपुर के मंदिर से। सारणेश्वर का जो मंदिर है उदयपुर का, वहां से मिला है ना। शमशान में, उदयपुर के जो शमशान है वहां है ये सारणेश्वर मंदिर, वहां से अपने को ये लेख मिलता है। इस लेख में राजा अल्लट जो हुए हैं, कहते हैं राजा अल्लट नौकरशाही की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो उनके पदाधिकारियों के नाम अपने को इस अभिलेख में मिलते हैं। इसी से उल्लेख मिलता है कि आहड़ उस समय भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, इसी लेख में अपने को ये मिलता है कि वराह मंदिर की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, वराह मंदिर की पूजा अर्चना आदि की व्यवस्था का उल्लेख भी अपने को मिलता है। तो संभवतः ये रहा होगा कि पहले कहीं वराह मंदिर में ये लेख रहा होगा, उसके बाद सारणेश्वर में स्थापित हो गया होगा। तो इस तरह सारणेश्वर लेख अपने को 10वीं सदी का मिलता है। नेक्स्ट देखें बिजूलिया का लेख, बिजूलिया का लेख, बिजूलिया का लेख ये अपने को मिलता है 1170 ईस्वी का। ठीक, कहाँ है ये बिजूलिया में ही है। वहां है मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वहां से अपने को ये मिलता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में है। इसके जो रचयिता है वो है गुणभद्र, रचयिता। इसमें इन्होंने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। इन्होंने बताया कि चौहान कौन है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्र के ब्राह्मण है।
राइट। सांभर का उल्लेख है इसमें की राजधानी क्या बताइए? अहिच्छत्रपुर। और सांभर में राजा का नाम आया है वासुदेव, वासुदेव चौहान। ये अपना बिजोलिया का लेख। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन चीरवा का लेख। चीरवा का लेख ये जो है वो 1273 ईस्वी के आसपास का लेख है। कहाँ मिलता है ये मिलता है अपने को उदयपुर में। भाषा क्या है? भाषा इसकी अपने को मिलती है संस्कृत। ठीक है। उल्लेख किसका है? गोहिलों की वंशावली है इसमें की वंशावली। राइट। इसके जो प्रशस्तिकार थे, देखो इसके लेखक तो थे, लेखक कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रशस्तिकार कौन थे? ये थे रत्नप्रभ सूरी। रत्नप्रभ सूरी मतलब इसकी प्रशस्ति की जो रचना की है, और ये पार्श्वनाथ इन्होंने छेनी वेनी से लेके इसको लिखा होगा, वो प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरी का नाम। इसमें चीरवे के लेख में जो सबसे विशेष चीजें अपने को मिलती है, इसमें तत्कालीन सती प्रथा का उल्लेख है। ठीक है ना, सती प्रथा का अपने को इसमें उल्लेख मिलता है। पाशुपत धर्म का उल्लेख मिलता है अपने को, पाशुपत धर्म का इसमें उल्लेख मिलता है। प्लस गोचर भूमि का भी इसमें अपने को उल्लेख मिलता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक आर्थिक, ये अपने को निष्कर्ष में आपको सभी में यही लिखना है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म करें, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रासासार, ये अपने को सब में लिखना ही है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी हमको यहां से मिलती है। नेक्स्ट जो है हम देख लें रणकपुर का लेख। रणकपुर का लेख, रणकपुर ये लगभग 1439 ईस्वी का है। ठीक है। शासक था कुंभा। इसका सूत्रधार था देपाक। रणकपुर मंदिर कहाँ है? पाली में है। और उसी में चौमुखा मंदिर में ये अपने को उल्लेख, ये प्रशस्ति मिलती है। चौमुखा मंदिर में अपने को इस प्रशस्ति का मिलता है। इसमें क्या है? से बापू तक राजाओं के नाम और उनकी वंशावली है। इसमें कुंभा की विजय और विरुद्ध यानी उपाधियां का उल्लेख। ठीक है। और इसमें कहा है कि बापा और कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति है। बापा और कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति है। इसमें ज्यादा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। जब मेवाड़ राज्य का इतिहास देखेंगे तो उस समय ये बापा और कालभोज की जो गुत्थी है, अपन इसको वहां सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो रणकपुर ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेबस इतना लंबा है, यदि एक एक चीज पे हमने टाइम अगर वेस्ट किया तो ये 2 साल में भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति
ये 1460 की है। कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है ये। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। इसके जो रचनाकार है वो है अत्रि और उसका पुत्र महेश। ठीक है, इसमें भी वही पापा से कुंभा तक की सारी जानकारियां इसको मिलती है। कुंभा के विरुद्ध जैसे दान गुरु है ना, छाप गुरु, ठीक है, हाल गुरु, इस तरह की उपाधियां अपने को इसमें मिलती है। इसके अलावा कुंभा ने जो रचनाएं लिखी है, जैसे चंडी शतक है ना, संगीत राज, इसकी जानकारी भी अपने को मिलती है। और कीर्ति स्तंभ हम सबको पता है कि मालवा का जो शासक था उसके हारने पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था, और इसी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। हालांकि जो कीर्ति स्तंभ एक अलग ढांचा, अलग स्मारक के रूप में चित्तौड़ में अवस्थित है, ठीक है, ये कुंभा की कीर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए अपन इसको विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कह देते हैं। वरना कीर्ति स्तंभ जो है वो दुर्ग के पीछे की तरफ जैन संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है। कुंभलगढ़ स्तंभ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में ये भी कुंभा के समय की है, मामा देव मंदिर है वहां कुंभलगढ़ में, उसके दीवार पर यह प्रशस्ति उल्लेखित है। ठीक है, इसके जो रचयिता है वो है कान्ह व्यास। ऐसा माना जाता है कि ये कान्ह व्यास से कुंभा के सारे ग्रंथों की रचना इसी ने की थी, पर इतिहास में ये मानते कि कुंभा भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसने भी इस प्रशस्ति में कुंभा को विप्र वंश का बताया है, यानी ब्राह्मण वंश का। ठीक है, और हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी है। विषम घाटी पंचानन, ये हमीर अपना हमीर सिसोदिया है। अलाउद्दीन के आक्रमण के बाद हमीर ने वापस चित्तौड़ के दुर्ग को सल्तनत काल के राजाओं से मुक्त कराया था, और इसी हमीर के बाद जो है गोहिल सिसोदिया कहलाने लगे थे। ठीक है ना, सिसोदिया वंश यहीं से शुरू हुआ था, उदयपुर का हमीर से। और यहां से भी हमको दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ, इस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का और नियमों प्रणालियों का भी जानकारी अपने को यहाँ से कुंभलगढ़ से मिलती है। नेक्स्ट देखें अपन राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति ये 1594 ईस्वी की है, यानी 16वीं सदी की प्रशस्ति है। कहाँ है ये? बीकानेर में। और इसके जो प्रशस्तिकार है वो है
जैता मुनि है ना, जैता मुनि। इसके प्रशस्तिकार कौन है? जैता मुनि है। ठीक है, रचना हुई है इसकी संस्कृत में, और इसमें भी बीका से लेके रायसिंह तक, बीका से रायसिंह, बीका से रायसिंह तक की राजाओं की वंशावली है। प्लस रायसिंह की जो है काबुल विजय, इनके बारे में भी उल्लेख। नेक्स्ट हम देखते हैं आमेर का लेख। का लेख 1612 ईस्वी का जो है ये लेख है, आमेर से प्राप्त होता है। कोष्टक में हम जयपुर लिखें। आमेर से हमको प्राप्त होता है। इसमें कछुआ वंश जो है, कछुआ वंश, उसको रघुवंश तिलक नाम से इसमें उत्कीर्ण किया गया है। रघुवंश तिलक यानी अपना संबंध ये श्री राम से बताते हैं। श्री राम के पुत्र कुश, रघुवंशी अपने को ये इस लेख में सिद्ध करते हैं। और राजा मान सिंह तक की शासकों की उपलब्धियां इसमें लेख में अपने को मिलती है, राजा मान सिंह तक की। ठीक है, उसमें हो गया पृथ्वीराज, भारमल, भगवंता, सबका उल्लेख है इसमें। भाषा है इसकी संस्कृत और लिपि है इसकी नागरी। राइट। नेक्स्ट है जगन्नाथ राय लेख। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। सोलह सौ 52 ईस्वी। कहां से मिलती है? उदयपुर से अपने को ये प्रशस्ति मिलती है। कहां मिलती है? उदयपुर में जो है वो जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर। निर्माण किसने कराया था? महाराणा जगत सिंह। वहां से मिलती है। लेखक कौन है इसके? कृष्ण भट्ट तेलंग। कृष्ण भट्ट तेलंग। वही बापा से लेके जगत सिंह तक के राजाओं की उपलब्धियां इसमें अपने को मिलती है। इसमें कुछ चीजें विशिष्ट रूप से अपने को मिलती है, वो है एक तो हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी, हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी, प्लस जगत सिंह के दान पुण्य की जानकारी अपने को इससे मिलती है। इसके लेखक जो है वो कौन थे? कृष्ण भट्ट तेलंग। और मंदिर के जो सूत्रधार थे वो थे भाणा और मुकुंद, पिता पुत्र थे भाणा और मुकुंद। ये मंदिर के सूत्रधार थे, यानी मंदिर के जो मिस्त्री थे वो ये थे। और प्रशस्ति कृष्ण भट्ट तेलंग। नेक्स्ट देखें अपन राज प्रशस्ति। ये है 1676 ईस्वी की। कहां मिलती है? राजसमंद झील। पच्चीस शिलालेख, 25 शिला। ठीक है, समानते 1917 श्लोक है इस पे। राजा अपने राजसमंद, राज प्रशस्ति, राज सिंह जी,
है ना, वाराणसी, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसके प्रशस्तिकार है रणछोड़ भट्ट। भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा वही अपनी संस्कृत। इसका निर्माण क्या हुआ था इस राजसमंद झील का, तो अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु का निर्माण हुआ था। वही लिखना है अपने को, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, रासा आशा, ये अपने को सब जगह लिखना है, ठीक है। तो ये अभिलेख खत्म हुए, उसके बाद जो अन्य पुरालेखी सामग्री है वो अपन इसके नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे।